हेलो। सो अब हम लोग देखेंगे बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम लोगों ने सबसे पहले ही ये देखा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंशियली सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट देने का काम कौन करती है? बैंक करती है। फिर वो लोन हो या फिर उसका उनके पेमेंट, उनके जो भी पैसे उनको स्टोर करके रखना हो, सेफ रखना हो। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो, वो सारे काम, मनी रिलेटेड काम, वो सब कौन कर रही है? बैंक कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वर्कर्स, उनको सैलरीज करनी है, पे करनी है, सैलरी पे करनी है। आजकल तो थ्रू बैंक इजी हो गया, जस्ट वन क्लिक हम लोगों को सारे हमारे वर्कर्स के अकाउंट नंबर एक साथ डालने हैं, पहले सेव कर लिया। हाँ, हर एक महीने इन लोगों को इतना इतना कैलकुलेशन बेसिस पे पेमेंट करना है, तो ओके एक्सेल शीट में सेव हो गया। जस्ट वन क्लिक सैलरी रिलीज, ईजी हो गया ना बहुत बैंकिंग के थ्रू। अदरवाइज हाँ, सबका कैलकुलेशन किया, वो आएगा तब दूंगा, बहुत बहुत मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। सो डेफिनेशन देखते। इंडियन बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी इज अ वन which transact the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of the money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, other order or otherwise। बैंक मतलब ऐसे एक जगह है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जब चाहूँ तब पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ, जब चाहिए तब पैसे निकाल सकता हूँ, लैंडिंग कर सकता हूँ। जब पैसों की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से मैं एज अ लोन वो लैंडिंग कर सकता हूँ, या किसी को पेमेंट करना है या फिर विड्रॉल करना है, सो बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट, बाय अदर वेज लाइक सॉफ्टवेयर आ गए हम लोग की ऑनलाइन पेमेंट, सो थ्रू उसके मैं वो सब कर सकता हूँ। देखो बहुत सारे टाइप्स के बैंक हैं हमारे इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा सेंट्रल बैंक। सो हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर आते हैं। सेंट्रल बैंक लास्ट हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। उसमें फर्स्ट हम लोगों ने देखा था बैंकिंग, उसमें से अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। सो टाइप्स ऑफ बैंक्स में सबसे पहला आ रहा है सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सो सेंट्रल बैंक ये हमारे हर एक कंट्री का अपना एक एपेक्स बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक होता है, जिसमें हर एक कंट्री के अपने सारे कंट्री के सारे बैंक अकाउंट उस एपेक्स बैंक में ओपन अप होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है और क्या होता है? सो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। सेंट्रल बैंक हम लोगों ने जैसे अभी बोला एपेक्स बैंक मतलब इम्पोर्टेंट मेन बैंक है हमारे पूरे कंट्री का। हमारे इंडिया, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडिया। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। सो RBI क्या क्या करता है और उसके फंक्शंस क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ये बनाने की ज़रूरत क्यों बनी, सेंट्रल बैंक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्लस उसे हम लोगों ने एपेक्स बैंक क्यों नाम दिया, एपेक्स क्यों कर दिया? रीज़न, क्योंकि बैंकिंग ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स होने की बहुत सारी संभावना है, बराबर। सो हो सकते हैं ना फ्रॉड्स बहुत सारे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे फाइनेंस उसके अंदर ये होते हैं। सो इसके वजह से ही अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं। ललित मोदी, फिर उसके बाद विजय माल्या, बराबर।
सो यही जो फ्रॉड्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं ये ना आए। क्यों ना आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर ऐसे फ्रॉड्स होते रहे और बैंक बंद होते गए, हम लोग देखते हैं बहुत सारी कंपनीज में ऐसे फ्रॉड्स होते हैं और वो कंपनी बंद हो जाती है। वैसे ही अगर हमारे बैंक अगर बंद होते गए तो हमारी कंट्री की पब्लिक बैंक्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगी क्या? नहीं कर पाएगी। और वही भरोसा नहीं रहने के बाद वो बैंक में अपना पैसा सेविंग करेगी क्या? नहीं कर पाएगी। सो यही सेविंग्स को बढ़ाने के लिए या फिर कस्टमर्स के माइंड को, उनके हार्ट को जीतने के लिए हम लोगों ने ये सेंट्रल बैंक बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि ये सारे बैंकों के ऊपर, बैंक के का पूरे प्रोग्राम्स के ऊपर, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? ध्यान रखता है। ओके, सो ये बाबा बदलना। ओके, सो ये ध्यान रखता है। तो इसका काम क्या क्या है? नंबर 1, करेंसी प्रिंट करवाना। नंबर 1 सबसे पहला करेंसी प्रिंट करवाना। हमारे इंडिया में जो करेंसी प्रिंट हो रही है, और वो करेंसी प्रिंट करने का काम सारा का सारा, कौन सा? पेपर प्रिंट, पेपर करेंसी, वो काम सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होता है। हाँ, कॉइन्स जो होते हैं, हाँ किसी किसी बैंक को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ आप लोग कर सकते हो, वो भी सब बैंक को नहीं है। ओके, सो करेंसी प्रिंट करने का काम हमारी सेंट्रल बैंक करती है। उसके बाद सेकंड, जो गाइडलाइंस बैंक्स के लिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लोन का इंटरेस्ट रेट कितना रख सकते हो, क्या कर सकते हो, कौन किस किस को लोन दे सकते हो, किसको लोन नहीं दे सकते, ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम भी हमारे सेंट्रल बैंक ने किया हुआ है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अपने बेसिस पे अगर लोन किसी और को देता जाए, क्या भरोसा सामने वाला लॉस में ना जाए। जैसे विजय माल्या फ्रॉड करके चला भाग गया, उसने भी वही किया था ना, लोन लिया था। ललित मोदी वही किया था ना, लोन लिया था हमारे बैंकों से, बट दोनों ने फ्रॉड करके लिया। उसमें से एक ने तो फ्रॉड करके लिया, दोनों ने नहीं, एक ने तो फ्रॉड करके लिया है, ललित मोदी ने। विजय माल्या ने तो लोन लिया था, वो चुका नहीं पाया, इसके वजह से भाग गया, बराबर। सो यही ऐसे ही बहुत सारे पब्लिक निकल सकते हैं। सो यही ना हो, इसके लिए हमारे पास सेंट्रल बैंक जो रूल्स बनाती है, जो प्रोग्राम बनाती है, डिसाइड करती है जो इंटरेस्ट रेट, वो उसी बेसिस पे हमारे सारे बैंक काम करती है। सो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में जो बैंक्स है, वो बैंक का, वो सारे कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, वो सारे कोऑपरेटिव्स, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। सो ये सारे बैंक्स का अकाउंट हमारे सेंट्रल बैंक में ओपन होता है। प्लस जो गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र की अभी महायुति आई है, उसके बाद बीजेपी है गुजरात में, इधर वो है, उधर वो है, राजस्थान कांग्रेस। सो इन सब का अपना अपना एक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, वो भी हमारे सेंट्रल बैंक में होता है। कहीं और भी ओपन कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी एक सेंट्रल बैंक में होना ज़रूरी है। इसके लिए हम सेंट्रल बैंक, इसमें हमारे जैसे आम पब्लिक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और ये जो हमारे आम बैंक जैसे फैसिलिटीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये वो फलाना डकाना, जैसे फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज करवाना, ये सब काम नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ध्यान रखती है और उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कैसे आप लोगों को आगे के प्रॉब्लम्स को फेस करना है, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मेंटेनेंस का है, वो इनके ऊपर रहता है। कोई भी आदमी उठ के बोल नहीं सकता कि हाँ मुझे बैंक ओपन करना है, सो मैं बैंक ओपन कर लिया, मेरे पास जगह है, मैंने बैंक ओपन कर लिया। वैसा नहीं होता है। अगर मुझे बैंक ओपन करना है तो समथिंग अमाउंट हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, वो अमाउंट हमें हमारे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ती है। प्लस बहुत सारे उसके
रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद मुझे ये परमिशन मिलती है एक बैंक ओपन करने के लिए। ओके, सो सेंट्रल बैंक हो गया। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक। दिस बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड यूज दिस डिपॉजिट टू प्रोवाइड अ लोन टू ट्रेडर, मतलब बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेसमैन फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड में हम लोगों को जो लोन मिल रहा है वो कौन से बेसिस पे मिल रहा है, तो कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये इन सब को हम लोग बोल सकते हैं। सो उसमें हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मिल रहे हैं। वही लॉन्ग टर्म अगर देखने जाए तो बिजनेस लोन्स हो गए जो 1 साल के ऊपर रहते हैं मिनिमम। सो ये बिजनेस लोन है, ऐसे बहुत सारे लोन्स है अलग अलग। घर परचेस करने के लिए हम लोग होम लोन ले रहे हैं, कार परचेस करने के लिए कार लोन ले रहे हैं, ये सारे लोन्स इसके अंदर आ चुके हैं, बराबर। सो ये काम हमारे कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, और इन कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटो क्या है, टू मेक अ प्रॉफिट। सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का नहीं, इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आती है, जैसे लाइक गवर्नमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो इन कमर्शियल बैंक्स में 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, और थर्ड फॉरेन सेक्टर बैंक। नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब पब्लिक के लिए जो बनाई गई हुई पब्लिक की बैंक है, वो होती है गवर्नमेंट बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक जिसे भी कहा जाता है, वो होता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। सो these are the banks in which majority of the stake is held by the either government of India or Reserve Bank of India. They are generally called as nationalized bank. समझ में आया? पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब कौन से, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर पैसा या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया होगा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा का पूरा नहीं, पूरा का पूरा भी होगा तो भी चलेगा, बट मोस्ट ऑफ दी उतना होना चाहिए। सो जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक के सब एग्जाम्पल्स है। प्राइवेट सेक्टर बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि क्या, प्राइवेट कंपनीज ने जो बैंक्स ओपन किए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये हमारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। और ये प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से इनका मेन मोटो क्या रहेगा, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बराबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉरेन बैंक्स। सो फॉरेन बैंक मतलब कौन सी बैंक, सो फॉरेन कंट्रीज से जो बिलोंग करती है, जो जिनका मेन हेड ऑफिस या फिर हेड क्वार्टर हम लोग देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक हमारे इंडिया में बहुत सारी है जगह पे है। ब्लू कलर का बैनर रहेगा, देखो उसके ऊपर, उसका डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। सो ये सिटी बैंक बिलोंग तो करती है अमेरिका से, बट हमारे पास भी उनके ब्रांचेस है, सो उन्हें हम लोग बोलेंगे फॉरेन बैंक। आज के ज़माने में जो ज़्यादा ये है वो है येस बैंक, घोटाला बहुत किया है ना। सो येस बैंक फॉरेन बैंक का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। उसके बाद HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, नाम से पता चल रहा है कहाँ की बैंक है, हांगकांग, बराबर। अमेरिकन एक्सप्रेस अमेरिका में हेडक्वार्टर है, उन्हें बोलेंगे हम लोग फॉरेन बैंक। अब ये बैंक्स हमारे इंडिया में क्यों आई और कब आई, सो आफ्टर 1991 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो इंडिया ने किया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, उसके बाद इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के वजह से हमारे इंडिया में उसके बाद फॉरेन बैंक्स आना स्टार्ट हो चुका है, जिनका मेन मोटो क्या रहेगा,
टू अर्न प्रॉफिट, बराबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट बैंक्स। सो डेवलपमेंट बैंक्स, ये बैंक्स नाम से ही पता चल रहा है कि क्या डेवलपमेंट करने के लिए बनी हुई है, इंडिया की या फिर किसी कंट्री की, जिस कंट्री में रहेंगी उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बनी हुई बैंक है। सो इसका मेन जो भी फंड राइज होता है, फंड्स हम लोग एज अ लोन लैंडिंग कर रहे हैं, सो वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता होगा, तो एक्सपांशन करने के लिए, बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए या फिर मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, जो रोड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं हम लोग या फिर नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं उसके लिए। सो उसके लिए या फिर हमारे जो भी कंट्री में नए नए बिजनेस डेवलप हो रहे हैं उनको जो फाइनेंशियल मनी की जो ज़रूरत है वो फुलफिल करने के लिए हमारी डेवलपमेंट बैंक्स बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही जितने डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे उतना ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी, बराबर। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब ये हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स है, जो स्पेशली छोटे नॉर्मल रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया वाइज रहती है, वो रहती है कोऑपरेटिव बैंक्स। सो उसमें देखो 3 टाइप्स के बैंक्स आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 1912। इनका मेन पर्पज है प्रोवाइड असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, मतलब जो दलित है, जिनके गरीब है, बहुत पैसे की प्रॉब्लम्स है बट आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हेल्प करना, उनको गाइडलाइंस देना कि आप लोग ये काम करो, ऐसे काम करो, वो करो, ये करो। सो उसके लिए फंड राइज करके देना, ये काम हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स करती है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी 3 टाइप्स के बैंक्स आते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, मतलब हमारी पतपेढ़ी रहती है ना हर एक के एरिया में, या फिर थोड़े दूर नज़दीक ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती है। सो ये पतपेढ़ी क्यों बनाई है पता है आप लोगों को? हाँ, आप लोग इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप लोगों को जब इन फ्यूचर लोन चाहिए तो आप लोगों को ईजी हो जाए। बट ये फैसिलिटी क्यों बनाई गई है? क्योंकि हम लोग जो कम कमाने वाले पैसे है बट डेली बेसिस पे कमाते हैं, बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं, सो वेजेस बेसिस पे काम करते हैं, उनको आगे कुछ ना कुछ करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग एग्जांपल देते हैं, वड़ा पाव वाला। वड़ा पाव वाले एक ने वड़ा पाव की स्टॉल डाला, लाइफ टाइम उसका एम क्या रहेगा? वड़ा पाव बेचने का नहीं ना, उसको भी दिल में करता होगा कभी कि मेरा भी अपना एक होटल हो। सो ये होटल बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, और अगर एक वड़ा पाव बेच के मैं होटल नहीं बना सकता तो इसके लिए वो क्या करता होगा? सेविंग्स करता होगा। बट अगर मैं वही पैसे साइड में निकाल के रखूँ घर में तो वो बढ़ेंगे नहीं, या फिर उसके ऊपर मुझे कोई लोन प्रोवाइड करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किसको पता है आप लोग प्रॉपरली इतना सेव कर पा रहे हो या नहीं। बट वही मैं अगर मेरे पतपेढ़ी जो म्यूचुअल फंड हमारे आसपास में है वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रूँ, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी उनमें इन्वेस्ट करूँ, सो उनके पास वो ट्रांजैक्शंस रहते हैं, और उस ट्रांजैक्शन के बिना पे, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, हाँ आपको इतने साल के बाद लोन चाहिए, सो हाँ हम लोग इतना इतना लोन आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, करवा के देंगे। सो उस बेसिस पे हाँ 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा एक होटल तो होगा, एक मेरा ड्रीम तो कंप्लीट होगा, राइट। सो यही काम करते हैं क्रेडिट सोसाइटी। फिर उसके ऊपर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वसई विकास कोऑपरेटिव बैंक, बराबर। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक क्यों बना है? क्योंकि इन पतपेढ़ी में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते जाता है वो कभी ना कभी तो लोन लेता है, बट अगर उसको लोन देने के लिए पतपेढ़ी के पास उतना
पैसा नहीं रहेगा तो उस टाइम पे वो पदपेड़ी या फिर वो जो कस्टमर है उस पदपेड़ी का वो डाउन हो जाएगा, मतलब उसका जो इम्प्रेशन था वो डाउन हो जाएगा, प्लस उसका जो इमेजिनेशन था वो डाउन हो जाएगा। सो ये ना हो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हाँ, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, जैसे हम लोगों ने देखा था सेंट्रल बैंक, सो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, उनके ऊपर कौन सा बैंक आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करेगी। सो उनके ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को भी फंड राइज करके दे सकती है, जिससे क्या हो सके कि वो लोग हमारे कस्टमर को, मतलब नॉर्मल पब्लिक के पास फंड्स इजीली राइज करके दे सके, फंड्स इश्यूज कर सके, जिससे डेवलपमेंट हो जाए, छोटे मोटे बिजनेस का ना हो, छोटे मोटे बिजनेस से भी बड़ा एक बिजनेस बन जाता है, बराबर। सो यही काम करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी कौन सा बैंक आ जाता है, हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बराबर। सो ये बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये एपेक्स बैंक होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का, स्टेट वाइज बैंक, बराबर। सो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक का सर्कल, समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक नाम से ही पता चल रहा है रूरल एरियाज को कवर करने का काम, कवर करना इन फॉर्म ऑफ फंड्स राइज करके, फैसिलिटेट करके, अलग अलग बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, डेवलपमेंट करके उनका। अब रूरल एरियाज में कौन रहेंगे, हमारे फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, रूरल आर्टिस्ट भी रहते हैं रूरल एरियाज में, बराबर। सो इन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को फंड राइज करके उन लोगों के जो अंदर क्वालिटीज है उनको राइज करना है, अप करना है, जिससे क्या हो सके, उनको डेवलपमेंट के लिए हेल्प हो सके, बराबर। ये काम कौन करता है, रीजनल रूरल बैंक। इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1975। स्पेशलाइज्ड बैंक देखते हैं। सो स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक एक काम के लिए हम लोगों ने ये बैंक बनाई हुई है। सो उसमें भी 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिम बैंक। नाम से पता चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो फंक्शंस हम लोगों को लगने वाले हैं, जो फीचर्स हम लोगों को लगने वाले, वो काम यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। उसके बाद फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे ट्रेडर्स है, मतलब जो दूसरे बिजनेसमैन है, सो उनके पास से फंड्स राइज करना या फिर उनके पास से मुझे कुछ परचेस करना है, सो उसके लिए मुझे उनको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, तो वो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करती है, बराबर। प्लस फाइनेंशियली हम लोगों को हेल्प करने की काम भी यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करती है, बराबर। उसके बाद आती है हम लोगों की स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी। नाम से पता चल रहा है हमारे कंट्री में जो भी छोटे मोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर ध्यान रखने का काम। स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब 5 लाख to 5 करोड़ के बीच में जो इंडस्ट्रीज आती है वो उन्हें हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। और इनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या फिर उनको ग्रोथ करने का, उनको डेवलप करने का काम हमारा ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सिडबी करती है। उसके बाद आता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से पता चलता है क्यों बनाई गई है ये। सो हमारे एग्रीकल्चरल को डेवलपमेंट करने के लिए, और ये काम हम लोगों ने देखा था रीजनल रूरल भी यही काम कर रहा है, बट वो एक एरिया वाइज कर रहा है, पर्टिकुलर रूरल एरियाज के ऊपर ही बेस कर रहा है। ये जो है हमारा नेशनलाइज काम कर रहा है नेशनल लेवल पे। सो जो बड़ा फंड्स या फिर जो बड़े का फंड्स राइज करना है बड़े फार्मर्स के लिए,
सो ये काम हमारा यहाँ पर नाबार्ड कर देता है। उसके बाद आता है हमारा, ये थे सारे हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक नाम से ही पता चल रहा है एक्सचेंज करके देने वाला है। अब एक्सचेंज करने के लिए क्या है हमारे पास? सो फॉरेन करेंसी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर फॉरेन कंट्रीज में मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। सो वहाँ से जो भी फंड्स आएंगे वो तो मुझे फॉरेन करेंसीज में आएंगे। सो उनको मुझे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, रिमिट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। तो वो कन्वर्ट करने का काम मैं एक्सचेंज बैंक में कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इंडोजीनियस बैंक। इंडोजीनियस बैंक ये जो हमारे छोटे मोटे एडवांसेस, जैसे फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज, हम लोगों ने देखा है बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे अकाउंटिंग में क्या करता है, बैंक में जाके हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं या फिर बिल कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। उसमें प्रॉमिसरी नोट भी आता नहीं है, वो सब हुंडीज, ये सब जो फंक्शंस थे हमारे, ये काम करने का काम इंडोजीनियस बैंक करती है। नॉर्मली ये कोई अलग बैंक नहीं होती है, हमारे कमर्शियल बैंक्स ही होती है, बट सारे कमर्शियल बैंक्स नहीं, कुछ पर्टिकुलर बैंक्स में ही ये काम होता है। और हर एक एरिया वाइज जो ये पॉपुलर होगा इंडिजिनियस बैंक, उसमें हम लोग ये काम करते हैं, हमारे एरिया वाइज डिपेंड। ओके, सो इंडिजिनियस बैंक समझ में आया। क्या करते हैं हम लोग? बिल डिस्काउंट करते हैं। बिल डिस्काउंट करते हैं मतलब क्या करते हैं? सो मेरे पास एक दूसरे मेरे कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब उन्होंने मैंने गुड्स सेल किया, उनके पास से पैसा आना था, तो मैंने एक बिल बना के रख दिया कि हाँ इनके पास से इतना पैसा आना है बाकी। सो वो बिल कभी अगर मुझे पैसों की ज़रूरत लगी तो वो बिल उठा के मैं बैंक के पास लेके जाऊंगा, बैंक को दे दूंगा और उसके बदले में बैंक से पैसे ले लूँगा। और बैंक फुकट काम करेगी क्या? नहीं, उसके बदले वो कुछ ना कुछ चार्जेस लेगी, और वो चार्जेस मतलब इंडोजीनियस बैंक का इनकम। समझ में आया? उसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन, सेविंग बैंक। सेविंग बैंक नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है हम लोगों को सेविंग्स करने हैं। ये हमारे अंदर सेविंग्स की हैबिट लगवा देते हैं, जिससे क्या हो सकता है? सो हम लोग सेव करेंगे, वही पैसा वो लोग जाके जो जिन पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे बिजनेसमैन, उन लोगों तक पहुंचाएगी। जिससे क्या होता रहेगा? फंड एक जगह पे स्टॉप नहीं होके रहेगा, वो फंड्स क्या होते रहेगा? सर्कुलेट होते रहेगा। उससे क्या होगा? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब पैसों का डेवलपमेंट, मतलब पैसा आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू। अरे